हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इस कंपनी की बात नहीं करने वाले हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में वीडियो बनाया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो ये एक ETF है, ये कंपनी नहीं है। इसके ऊपर में हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे, जैसे कि आप लोग हमारे चैनल पर देख पाएंगे, जो कि मोन 100 ETF। सो इसके बारे में हम क्या बात करें, दैट इज़ कि इसका जो प्राइसेस को अगर चेक करते हैं तो पास्ट में जो प्राइसेस चल रहे थे इसको अगर हम लोग 3 महीने का अगर चार्ट पैटर्न यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 220 तक इसका प्राइस गया हुआ है। तो जबकि इसका जो NAV प्राइस है वो लगभग 188 के आसपास में चल रहा है। तो 185 पे NAV प्राइस चलते हुए जो उस पर्टिकुलर ETF का प्राइस जो है, NAV प्राइस 188 85 का चल रहा है, तो NAV जो प्राइस है वो भी तो उसी के आसपास चलना चाहिए। तो वो चल रहा है लगभग 20-25% ऊपर। तो उसी पे हमने कहा था कि थोड़ा सा सिक्योर होने की ज़रूरत है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज मार्केट वापस नीचे आ सकता है। बिकॉज लोगों को जब तक समझ में आएगा तो इसको वापस नीचे आना ही पड़ेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। यही हो रहा है, अभी मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे, जो लोगों को एजुकेशन बढ़ रही है तो ये वापस अपने लेवल के आसपास में 5% ही ऊपर है NAV प्राइस के। तो अब पॉइंट क्या है कि आज के दिन अगर नेस्टेक का जो अपडेटेड जो प्राइस है, इसका NAV जो है, अपडेटेड जो NAV है दैट इज़ 178, जो कि 28 का, जो कि 3 मार्च को अगर देखते हैं तो नेस्टेक का प्राइस आज फिर से 2.5% गिरा है। तो जब कल 4 मार्च को हमारा मार्केट खुलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा मार्केट भी अच्छा खासा गिर सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि मार्केट अभी और गिरेंगे, सबको दिख रहा है, FIs रुक ही नहीं रहे हैं। US वाला मार्केट भी गिरना चालू हो गया है, जो कि एक उम्मीद दिखा रहा है कि US वाला भी गिरना चालू हो गया। तो अब ठीक है, हमारा उठना चालू हो सकता है, फिर बेस बन सकता है। ठीक है, तो एक उम्मीद है कि थोड़ा सा और गिर जाए, वो US वाला थोड़ा सा और गिरेगा तो फिर थोड़ा बहुत मनी यहाँ मतलब फ्लो होना चालू हो, क्योंकि ये रिवर्स यूजुअली देखा गया पास के अंदर में, कई कई केसेस सिनेरियोज के अंदर में। तो वो जो रिवर्स वाला है वो शायद यहाँ इस बार भी प्ले कर जाए। तो पॉइंट की बात ये है कि मोन 100 जो है, अब इसका जो NAV प्राइस है वो आ सकता है 174 के आसपास में। तो जो ETF का जो प्राइस है वो भी जा सकता है 175 के आसपास में। तो मैंने जैसे शुरुआत से बताते हैं कि ETF का जो प्राइस है वो NAV प्राइस के पास में चले तो बाइंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ETF जो कि ये जो मोतीलाल ओसवाल या फिर M100 या फिर नेस्टेक के जो दूसरे ETFs हैं वो US की जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है, मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट इनका जाता है। तो वो जैसे जैसे नीचे गिरती हैं तो इनका ETF प्राइस का नीचे आएगा, तो हमें फ्यूचर में एवरेजिंग भी करने का मौका मिल सकता है। तो अभी क्या है कि हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, बिकॉज RBI की जिस रूल की रेगुलेशंस की वजह से जो ETF का प्राइस और NAV के मुकाबले ज़्यादा ऊपर चल रहा है वो अभी तक हटा नहीं है, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। उसके बावजूद जो है प्राइस उसके आसपास में है। दैट मीन्स कि अगर वापस से ये डिफरेंस क्रिएट होता है NAV और ETF प्राइस के बीच में तो उसका हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो ETFs आर ए गुड ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो ETFs हैं ये US मार्केट से रिलेटेड हैं। तो फ्यूचर में अगर नीचे जाता है US मार्केट तो हमें ये ETF और सस्ते में मिलेंगे, तो हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में देखने को मिलती है म्यूचुअल फंड की तरह, राइट। तो यहीं पे आपको बात है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है। इसके ऊपर में एक सवाल आया हुआ था। दूसरा एक सवाल हमारे पास में एक भाई का और आया हुआ था, वो था कि जो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि बिरला जो है वो एंटर कर रहे हैं किसके अंदर में, जो वायर सेगमेंट है, वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। तो ये क्या, जो जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट की जो कंपनियां हैं उनके अंदर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, राइट। तो अब वो जो गिरावट देखने को मिली है वो वापस स्टॉक जो है ऊपर आना शुरू, जैसे ये KEI इंडस्ट्रीज़ है, ये वायर्स बनाने का काम करती है। और यहाँ पर इनका अगर हम लोग पी चार्ट रेशियो को अगर चेक करते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत हाई पी के अंदर में आज भी चल रहे हैं, जो कि 40 का पी सेगमेंट चल रहा है, जो कि 40 का पी इज़ द हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा हाई पी होता है 40 का, राइट। तो कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही हैं, बट स्टिल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं वो बाहर आके कह रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दिग्गज लोग बाहर आके ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। अब वो उस सेंस में बोल रहे हैं, उस सिनेरियो में बोल रहे हैं जब उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में लगा हुआ है। तो ये तो वही बात होनी कि दुकानदार बोल रहा है कि भाई मेरा सामान तो सारा अच्छा है। तो कैसे ये कि इनके को बाहर का बोले समझ में भी आए, राइट, जो बिना पैसे खिलाए बोले तो बात कम बोल रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा खेल दिख रहा है कि जैसे कि हमने जो पेंट सेगमेंट है वहाँ पर बिरला ने अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया 10,000 करोड़ का, वहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से
एशियन पेंट्स के जो प्रोडक्शन है, एशियन पेंट्स के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से हिट हुए हैं, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स का शेयर अच्छा खासा गिर गया। अब उस वक्त भी किसी लोगों ने राय दी ही थी कि एशियन पेंट्स को कुछ नहीं होने वाला, बिरला चाहे कुछ भी करे, बट कुछ समझदार लोगों ने ये भी राय दी थी कि भाई क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म कर देगा वो, राइट। जिन लोग समझदार थे वो हट गए, जो नहीं समझदार थे वो भरे बटे। अब दूसरी तरीके से तो यही सेम सीनेरियो यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिरला ने बोला है 2026 के एंड तक वो जो कमीशन हो जाएंगी फैक्ट्रीज, तो उसके बाद में जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वायरस सेगमेंट की जो कंपनी है उन पे असर आ सकता है। तो उसमें जो हाई पी जो कंपनियां हैं उन पर दाग गिर सकता है। अब जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, KEI हो गई, पॉलीकैब हो गई, RR केबल हो गई, तो इनका अगर आप लोग पी रेशियो चेक करोगे तो 39, 46, 38, राइट। तो ये हाई लेवल के ऊपर में चल रही हैं। अब काफ़ी सारी अच्छी कंपनियां जो कि 10-15 के आसपास में भी चल रही हैं, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी अच्छी कमाई कर रही है, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये हाई पी वाली जो कंपनी, इनको इग्नोर करना सही रहेगा। दूसरा, एंड एक भाई ने और सवाल पूछा कि एंजल वन, ये फिर जो ब्रोकरेज वाली जो कंपनी इनके साथ में क्या हो सकता है। तो जो एंजल वन जैसे कंपनी है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जो ब्रोकरेज से रिलेटेड जो कंपनियां उन पर ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं कि इनके ऊपर में बहुत बुरी हालत इनकी हो सकती है आने वाले टाइम में, जबकि ये वीडियो में 3 महीने पहले बनाया था। क्यों आ सकती है वो आप सब लोगों को पता ही है कि मार्केट के अंदर में रेगुलेशंस बढ़ रहा है सेबी का, दूसरा नए नए रूल्स आ रहे हैं, तीसरा मार्केट में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का डर फैलेगा तो वो इसको छोड़ के भागेंगे, कुछ छोड़ के भागेंगे, और रेगुलेशंस की वजह से चार्जेस बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडर लोग हैं वो शिफ्ट करेंगे। वही सिनेरियो हमें आज के दिन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो STT है वो 80,000 करोड़ से घट के 40,000 करोड़ तक आने की तादाद भी आ गया। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आधा होने वाला है। तो यहाँ पर उसकी वजह से जो इनके ब्रोकर्स के जो रेवेन्यू है वो तो हिट होने हैं, जिसकी वजह से सारे ही ब्रोकर्स के जो मोस्टली जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड ब्रोकर्स हैं उनकी हालत ख़राब है। एंजल वन भी उनमें से एक है। तो अभी हालत और ख़राब हो सकती है, टाइट हो सकती है। अब ये जो ब्रोकर्स वो अच्छे हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बिकॉज उनके लिए एक सही सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना हुआ है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका कमीशन आता रहता है, क्योंकि उनके थ्रू कमीशन गया हुआ है। वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनके थ्रू करते हैं, जैसे हम बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाते हैं, या फिर AMCs को अगर पेमेंट जाता है तो AMCs का तो फिक्स है, वो 2.5% लेते हैं, 2% लेते हैं, 1.5% लेते हैं उस म्यूचुअल फंड AUM का। तो उनका अच्छा है, उनके को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हुई दिख रही है, बट यस ब्रोकर्स को आती हुई दिख रही है। अब एंजल वन का क्या है कि वहाँ से उस तरीके से भी पैसा कमाता है, वो म्यूचुअल फंड वाले तरीके से भी पैसा कमाता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले करके, बट वहाँ से इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आ रहा है उसका। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि तो यही कुछ सवाल है। बाकी आपको कोई भी सवाल हो तो पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड ना पूछें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ, ये जो सवाल होते हैं ये अलग चीज़ों के सवाल होते हैं। इसके ऊपर में हम लोग अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं। बाकी हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग अच्छी कंपनियों की रिसर्च चलती रहती है। फिलहाल के तौर पे तो वहाँ पे हम डाल रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनियों की, बट हमें थोड़ी उम्मीद भी और दिख रही है मार्केट भी और नीचे जाएगा, तो हम लोग उस पर भी और एग्रेसिवली रिसर्च करना चालू करेंगे ग्रुप के अंदर में, जिसमें आपको अच्छी कंपनियों की लिस्ट मिल सकती है जो कि आगे फ्यूचर आने वाला टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बाकी जिसको म्यूचुअल फंड में भी एडवाइस चाहिए, या फिर अभी क्या करें, पोर्टफोलियो की हालत ख़राब है, तो एक सही एडवाइस विदाउट एनी बायसनेस एंड ऑल, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट जुड़ने का, उसके थ्रू, राइट। कल मिलते हैं फिर से नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।